हेलो एवरीवन। सो आज 5 हिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हैं क्लास 8 एनसीईआरटी से। 6th और 7th का किया था हमने 5 क्वेश्चंस और मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए थे। जो मैं देख रहा था कमेंट सेक्शंस तो मैं हमेशा देखता हूँ, तो उसमें ना 5 आउट ऑफ 5 बहुत कम थे। बट अगेन हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑनेस्टी बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। बचपन में पढ़ा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अभी भी वो होल्ड करता है, आप देखेंगे लाइफ में। तो 0 भी आए आज के भी एग्जाम मतलब प्रीमिक्स में 0 भी आए तब भी बताइएगा, एकदम ऑनेस्ट रहिएगा। अभी ऑनेस्ट रहिएगा, बाद में इसका फायदा उठाइएगा, लाभ उठाइएगा या फल उठाइएगा। जल पिएंगे जैसे अमृता राव बोलती थी विवाह में। चलिए फोकस। अभी ना बहुत बच्चों के ये डाउट्स आ रहे थे कि सर हमें मिलता ही नहीं प्रीमिक्स के जो कंपाइलेशंस हैं एक्सेट्रा। तो ये प्रीमिक्स स्लीपी क्लासेस एक अलग टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्लीज कर लीजिएगा, फिर आपको प्रीमिक्स के भी कंपाइलेशंस मिलते रहेंगे। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। एक सेकंड। हमारा जो बैच 4 है 2024 के 3 बैचेस चल रहे हैं अभी, चौथा बैच हमने स्टार्ट किया है जो कि लाइव बैच है। ध्यान ये रखिएगा कि ये लाइव बैच का मतलब क्या होता है कि मैं क्लास लूंगा, आप मेरे सामने होंगे, आप डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये लाइव बैच है, यहाँ पे आपको मेंटरशिप मिलेगा और जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है वो भी आपको एडिशनल मिलेगा। तो ये सारी बातें होंगी। 12 तारीख से स्टार्ट होगा, 12 को मेरा लेक्चर है आई थिंक, जिसमें कि डिस्कशंस करना है, मतलब करना है सिलेबस। फिर उस वीक हर एक फैकल्टी एक बार आएंगे और अलग अलग पोर्शन डिस्कस करेंगे। आई थिंक 19 से मेरा मॉड्यूल स्टार्ट होगा उसमें हिस्ट्री का, जहां की मैं एंशियंट इंडिया से स्टार्ट करूंगा, अर्ली मिडिवल इंडिया पे जाऊंगा। फिर पॉलिटी का एक मॉड्यूल स्टार्ट होगा, वो खत्म होगा। इस तरीके से वो पूरा प्रोसेस चलता है। ये बैच लाइव है, आई एम रीइटरेटिंग इट अगेन। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर लें। जो फी है वो है 30,000। आप अगर ये मतलब मेरा जो कोड है वो शुभ यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इग्नोर द फेस ऑफ माइंड विच इज देयर। चलिए अब काम की बात पे आते हैं, सीरियस बात पे आते हैं। 5 जो हिस्ट्री क्वेश्चन है 8th एनसीईआरटी का, उसको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो स्टार्ट किया एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पहले ये बहुत आता था। आजकल क्या हो गया ना कि अभी हमने अचानक से वो पेयर वाले काफी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो सबको लग रहा है कि सर सिर्फ पेयर्स करवाओ। करेंगे पेयर्स वाले भी, पहले इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। एंग्लो मराठा, ये ना ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे को आ जाएगा सर आपने ये पढ़ाया वो पढ़ा, इससे नहीं आया। यार बेसिक क्वेश्चंस इस बार भी हिस्ट्री में आए थे। 1833 एक्ट वाला आया था, जैनिज्म का कोर प्रिंसिपल आया था, उसके बाद संगम एज के क्वेश्चंस आए थे। कुछ क्वेश्चंस टफ थे तो वो टफ थे, वो सबके लिए टफ थे। अब मान लीजिए डच पोर्टुगीज पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले साल भी आए थे, वो टफ थे, उसको छोड़ दो। दैट इज नॉट गोइंग टू डिटरमाइन योर सिलेक्शंस। इस तरह के क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं मराठा मैसूर वॉर वाले, तो फिर इश्यू है। तो सॉल्व कीजिए और क्या आंसर है आपका। देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ये हुआ है 1775 से 1782। अगर हम एंग्लो मराठा वॉर एक बार में ही देख लें तो पहला हुआ 1775 से 1782, उसके बाद है 1803 से 1805 और तीसरा है 1817 से 1818, कहीं कहीं 1819 भी देते हैं। सो दैट्स फाइन, ठीक है। और इन 3 वॉर्स के बाद जो मराठास थे ऑलमोस्ट मतलब होता है ना ब्रिटिशर्स के सबऑर्डिनेशन में चले गए। पेशवा जो पोस्ट था वो अबॉलिश हो गया आफ्टर दिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। इनफैक्ट कहते हैं कि 1761 का जो बैटल ऑफ पानीपत था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद ही मराठास की जो पावर थी वो बहुत खत्म हो गई थी। लेकिन 1800s में या इस पीरियड के दौरान 1775 से 1818 के बीच में एक नाना फडणवीस होते थे, जिनको कि मराठा मैचियावली भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरह से जोड़ के रखा था मराठास को, वो थे। लेकिन 1801 के अराउंड उनकी डेथ हो गई और उसके बाद फिर डिक्लाइन एकदम शुरू हो गया, ठीक है। सो एंग्लो मराठा वॉर ये फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर अभी हमने देखा 1803 से 1805, मतलब ये स्टेटमेंट, ये थर्ड तो सही है। अगर थर्ड सही है ऑप्शन एलिमिनेशन पे काम शुरू कर दीजिए। अब आपके पास बचता है बी और डी। तो मतलब अब आपको ना अगर क्या कहां गए हम, थर्ड हमारा सही था एंग्लो मराठा वॉर वाला, तो अब हमें बस सेकंड या फोर्थ चेक करना है। सेकंड देखते हैं, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1719 से 92। अब हमें ना एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उसका टाइम पीरियड क्या था। तो अगर हम एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें 1767 से 69 आई थिंक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है, 80 से 84 सेकंड, 90 से 92 आपका थर्ड और 1798 से 99 आपका फोर्थ, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी कभी कभी 1798 सिर्फ देते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, बट मोर और लेस मैक्सिमम हिस्टोरियंस इस बात पे कन्वर्ज करते हैं कि 4 एंग्लो मैसूर वॉर इस टाइम पीरियड में हुए हैं। तो अगर आप देखोगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92, मतलब सेकंड सही है। सेकंड सही है मतलब आंसर क्या हो गया, बी, 2 और 3 ओनली। फोर्थ रॉन्ग है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 80-84 में नहीं हुआ था, 67-69 में। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आंसर है इसका बी, 2 और 3 ओनली। मैसूर किंगडम 1784, अब देखिए इसमें होता क्या है कि 1761 से 82 तक कहते हैं कि हैदर अली का
मतलब वहां पे प्रभुत्व था मैसूर किंगडम में। उससे पहले वाडियार डायनेस्टी थे, हैदर अली से पहले, उसको हटा के जो आपका मैसूर किंगडम स्टैब्लिश हुआ। 82 से 99 के बीच में जो 17 साल का पीरियड है ऑलमोस्ट, तभी रूल कर रहे थे टीपू सुल्तान। ये 84 का टाइम है। 1785 में कहा जाता है कि इतना ज्यादा मतलब होता है ना इन दोनों के बीच में, मतलब जो टीपू सुल्तान है और ब्रिटिशर्स के बीच में इतनी बंटन गई थी कि उन्होंने तो बोला कि जो स्पाइस का तुम ट्रेड करते हो यहां से लेके जाते हो मैसूर से, वो भी नहीं देंगे। और ये आपके 8th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा है। तो ये सारी कुछ बातें चल रही थी, ठीक है। मराठा एम्पायर की अगर हम बात कर लें, अभी हमने देखा 3 मराठा वॉर्स। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ और उसके बाद उनका पावर बिल्कुल ही मतलब होता है ना अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि देखो 2 साल पहले 1759 में वी आर डूइंग अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मराठा एम्पायर विद दिल्ली सल्तनत। यहां पे जैसे ही 1343 देखो, अचानक से दिमाग में उठना चाहिए कि सर था कौन उस टाइम, मतलब 1343 में कौन था रूलर। तो 1324 से 51 या 1325 से 1351 कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। उस टाइम जितना बड़ा था उतना ही बड़ा मराठा एम्पायर था, उससे भी इनफैक्ट थोड़ा सा बड़ा या छोटा, जो भी आप कहना चाहो। तो मराठा एम्पायर ये 1759 की बात है, थर्ड बैटल पानीपत से 2 साल पहले अहमद शाह अब्दाली ने हराया। वो डिसाइसिव मतलब एक तरह से लॉस था। फिर मराठास जो थे बहुत मतलब उनका होता है ना एक डिमोरलाइज हो जाना, ऐसी डिफीट, वो उस टाइप की डिफीट थी क्योंकि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग मराठा एम्पायर टू लूज। जैसे भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल चल रहा है, इतना हम हार रहे हैं आजकल फाइनल में, और आईपीएल के कारण इतने थके रहते हैं हमारे प्लेयर्स कि क्या ही बताएं। आपको क्या लगता है आईपीएल के कारण हम लोग हार रहे हैं इतने सारे WTC फाइनल्स या जो भी नॉकआउट गेम्स हैं, या कोई और रीजन है? कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे आते हैं, काम की बात करते हैं। नोबडी वाज एक्सेप्टिंग और एक्सपेक्टिंग रादर कि मराठास हारेंगे। नोबडी तो एक्सट्रीम हो जाएगा, लेकिन हाँ सबको ऐसा लग रहा था, हिस्टोरियंस कहते हैं कि मराठास को जीतना चाहिए था, लेकिन वो हार गए और ये बहुत ही शॉकिंग था उनके लिए। तो उसके बाद फिर आया ये 3 एंग्लो मराठा वॉर्स, जो कि एक तरह से होता है ना नेल इन द कॉफिन टाइप से हो गया था। तो मतलब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर अभी हमने बात की। अब देखिए 1775 से 1818 से 1800 तक, मतलब शुरू के जो 25 साल है, तभी ना इनके मिनिस्टर थे नाना फडणवीस, ठीक है, नाना फडणवीस। इन्होंने एक तरह से ग्लू की तरह चिपका के रखा था मराठास को, क्योंकि आपको पता है, और जब हम बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे मराठास के बारे में, यू वुड रियलाइज एंड यू शुड बी नोइंग इट कि वो कन्फेडरेसी है मराठास। वहां पे आपके मतलब होता है ना होलकर्स हैं, सिंधियाज हैं, गायकवाड्स हैं, इस तरह से एक मतलब अलग अलग कन्फेडरेसी मतलब लोग हैं, क्लैन है, और जो साथ में आ जाते हैं जब नीड पड़ती है। लेकिन अगर इनके बीच में ही थोड़ी सी फूट वूट पड़ जाए तब क्या होगा? और यही सारी चीजें होने लगी और ब्रिटिशर्स यही करने लगे। 1800 तक तो सब कुछ ठीक था। 1800 में जब नाना फडणवीस का डेथ हुआ उसके बाद से और डिक्लाइन एक तरह से हो गया, और ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ उसके बाद पेशवा का पोस्ट जो है अबॉलिश कर दिया गया। 17 में इनको प्लेस कर दिया गया जो उस टाइम के पेशवा थे। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं सर। इतना डीप आगे भी करेंगे डीप डिस्कशन। अभी खुर्दा अपराइजिंग 8th एनसीईआरटी में दिया हुआ है। खुर्दा अपराइजिंग कहां पे हुआ था? ट्रावनकोर, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा। पॉज कीजिए मेरे को और आंसर बताइए, ठीक है ना? तो आंसर क्या है इसका? उड़ीसा। खुर्दा अपराइजिंग, जिसको कि पाइका रिबेलियन भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये उड़ीसा में हुआ था। स्टोरी क्या है कि गजपति रूलर्स थे उड़ीसा में, और उनको उनके अंदर जो लोग काम करते थे, जो कमांडर्स थे, जो मिलिट्री थी, उनको बोलते थे पाइक्स, ठीक है ना। अब ये जो पाइक्स थे ये क्या हो गए, एक तरह से जब गजपति रूलर्स को एनेक्स कर लिया ब्रिटिशर्स ने 1803 के अराउंड, तो उसके बाद अब फिर क्या होगा कि ये जो पाइक्स हैं ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, इनके अंदर एक क्या बोलते हैं गुस्सा आएगा, और गुस्सा के कारण क्या आएगा, एक रिबेलियन होगा, और वो रिबेलियन है खुर्दा अपराइजिंग या पाइका रिबेलियन। इसको ना जो अहोम किंगडम में फोर्स्ड लेबर का भी एक कॉन्सेप्ट है अहोम किंगडम में, वो हमने एनसीईआरटी में ही पढ़ा था, उसको भी बोलते हैं पाइक्स। तो दोनों पाइक्स को कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, दोनों सेम पाइक्स नहीं है। तो खुर्दा अपराइजिंग उड़ीसा में हुआ था, 8th एनसीईआरटी में है आपका, और आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ना एक कभी शो आता था, उसको बोलते थे क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? आज हम पढ़ रहे हैं क्या आप 8वीं पास से तेज हैं? तो देखते हैं आप लोग कितना तेज होते हैं। 0 भी क्वेश्चन आए फिर भी बताना है, ऑनेस्ट रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे हम आ गए जो अभी इस साल का पैटर्न है। हाउ मेनी ऑफ देयर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मैक्स म्यूलर, ऑथर ऑफ व्हाइट मैन्स बर्डन, रुडयार्ड किपलिंग, जेम्स मिल। अब आप बताइए क्या लगता है आपको, कितने मतलब इसमें कितने स्टेटमेंट इसमें सही हैं? एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया था किसी का, हमने पढ़ा कि मान लो इसमें जैसे कि अभी हम देखते हैं इस हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इट वाज नॉट ऑथर्ड बाय मैक्स म्यूलर, इट वाज ऑथर्ड बाय जेम्स मिल। और जेम्स मिल के ही ना बेटे थे जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि काफी फेमस हैं। अब किस चीज के लिए फेमस है अगर आपको पता है जॉन स्टुअर्ट मिल, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मतलब मिल फैमिली भी जो है वो बड़ी अच्छी फैमिली, जैसे टेगोर फैमिली है। तो चलिए सर,
अब यहां पे बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ऑथर ऑफ व्हाइट मैन्स बर्डन रुडयार्ड किपलिंग, ये सही बात है। और यहां पे ना बहुत ही छोटी छोटी मगर मोटी बातें हो गई हैं। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, लेकिन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पीरियड था, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो मतलब एक ही स्टेटमेंट सही है, ओनली वन। अब किसी को लगेगा कि सर अगर ऐसा हो जाए कि मैं 3 स्टेटमेंट देखूं, मेरे को लगे कि ये पहला सही है बाकी 2 गलत हैं, तब भी तो मैं ओनली वन ही मारूंगा, तब भी मेरा सही होगा, अब जबकि कि मेरा पूरा एनालिसिस रॉन्ग है। तो यस है, इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के पेयरिंग्स में ऐसा बिल्कुल हो सकता है। होपफुली आपको समझ में आ रहा हो कि वो बच्चा क्या कहना चाह रहा था, और वो एकदम वैलिड लॉजिक है। अभी जो ये पेयरिंग वाले क्वेश्चंस या इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी दे रहा है, उसमें ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ओनली 2 पेयर सही है, एक्चुअली में 1 and 2 सही है, लेकिन किसी को लगा 2 and 3 सही है, और तब भी उसका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए, यूपीएससी जो भी कर रहा है, वी हैव टू अडैप्ट अकॉर्डिंगली। रोने से क्या ही होगा, होता है ना, अब तो जो है सो है। तो अब ये है जेम्स मिल, इन्होंने काफ़ी सारी बातें की, बहुत ही मतलब जैसे ना, मतलब थोड़ा बहुत तो होता है ना, पार्शियलिटी है इनके राइटिंग्स में, लेकिन हाँ बहुत चीज़ें हमें पता भी चलता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। किसने कहा ये स्टेटमेंट? कर्जन ने, डफरिन ने, मैकॉले ने, लिटन ने? आंसर है लॉर्ड मैकॉले, इन्होंने कहा। अब यहाँ पे ये क्यों आते हैं, इनका जो मतलब होता है इंट्रोडक्शन होता है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, तो ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट जो कंट्रोवर्सी है उससे इनका इंट्रोडक्शन होता है। उसमें ओरिएंटलिस्ट वो थे, वो ब्रिटिशर्स जिनको लगता था, ओरिएंट का मतलब होता है फार ईस्ट, तो अगर ब्रिटेन से देखोगे तो इंडिया जो है ईस्ट की तरफ है, तो यहाँ की जो स्टडी करते थे, इंडियन कल्चर के बारे में जो पढ़ते थे, जिनको लगता था कि इंडिया पहले अच्छा था, अभी ना थोड़ा सा ज्यादा कुछ गलत रूढ़िवादी सोच जो है डेवलप हो गई, बहुत सारी चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई हैं, लेकिन पहले इंडिया अच्छा था, इंडिया का कल्चर अच्छा था, एंड वी हैव टू लर्न दैट कल्चर। तो ऐसे जो लोग थे वो थे ओरिएंटलिस्ट, जिसमें कि लॉर्ड मैकॉले तो बिल्कुल नहीं आते थे, जिसमें आते थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। ये एक जो होता है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, ये प्रोमिनेंट आपके ओरिएंटलिस्ट थे। अभी हम और बातें करेंगे ओरिएंटलिस्ट के बारे में, और कौन कौन थे। उसके बाद आपके जेम्स प्रिंसेप हैं, जिन्होंने डिसाइफर किया ब्रह्मी स्क्रिप्ट, वो भी ओरिएंटलिस्ट में आएंगे। इंग्लिशिस्ट में आपके लॉर्ड मैकॉले आएंगे, जो बोलते थे ना इंग्लिश एजुकेशन इज द बेस्ट, हमारा काम क्या है, इन लोगों को सिविलाइज करना। ये जो ओरिएंट लोग हैं, ईस्ट के लोग हैं, इनका कल्चर बेकार है, ये लोग पॉलिथिज्म प्रैक्टिस करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और हमारा काम क्या है, हम व्हाइट मैन्स का काम है इनको सिविलाइज करना, जहां की वो कॉन्सेप्ट आता है व्हाइट मैन्स बर्डन का, रुडयार्ड किपलिंग वाला। ठीक है ना, तो इसमें लॉर्ड मैकॉले भी इंग्लिशिस्ट में आते हैं, और इन्हीं के जो मतलब थ्योरीज थी, इसके बाद मैकॉले मिनट आया, जिसमें कि इंग्लिश एजुकेशन, जो इंग्लिश था वो मीडियम ऑफ एजुकेशन हो गया हर लेवल पे। बाद में ये चीज उतनी सही चली नहीं। 19 साल के बाद 1835 में मैकॉले मिनट आया, 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जहां की बोला गया नहीं, हमें वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है उसको भी प्रमोट करना पड़ेगा, और इसीलिए उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं। किसको? जो आपका वुड्स डिस्पैच है उसको। तो ये कुछ बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट की कुछ बातें हैं आपकी क्लास 8 एनसीईआरटी में, जहां पॉलीमैथ का जिक्र है। पॉलीमैथ मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो, जैसे अल बरूनी के बारे में कहा जाता था, जिन्होंने किताबुल हिंद लिखा, कि वो एक पॉलीमैथ थे, उनके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स का नॉलेज था। विलियम जोन्स जो है, इसको भी आप ओरिएंटलिस्ट में रखोगे, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टैब्लिश किया। ये बहुत लोगों को पता होता है क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है, लेकिन इन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट किया था, एशियाटिक रिसर्चेस, ये भी याद रखिएगा, आपके 8th एनसीईआरटी में है। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है? राजा राम मोहन रॉय क्या है? अभी हमने डिस्कस किया। अगर राजा राम मोहन रॉय के बारे में कंफ्यूजन है तो ये याद रखिएगा कि वो एक एंग्लिसिस्ट थे, उनको लगता था कि इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए। तो लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वो ओरिएंटलिस्ट होंगे, इंडियन थे, नहीं ऐसा नहीं है। हर एक इंडियन जरूरी नहीं है कि वो ओरिएंटलिस्ट हो, और हर एक ब्रिटिशर जरूरी नहीं है कि वो एंग्लिसिस्ट हो। तो यही वाला हमने लाइन अभी देखा था। और मैकॉले मिनट आया, जिसके बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में 19 साल के बाद आपका वुड्स डिस्पैच आया। ठीक है ना, चलिए सर। और अगर आपको लगता है ना कि सर इस तरह के क्वेश्चंस क्यों दे रहे हो, अब ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछे, जैसे पेयर 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 पेयर, नहीं यार पूछेगा, जरूरी नहीं, हर हमेशा एक ही पैटर्न नहीं आएगा। इस बार के पेपर में कुछ क्वेश्चंस हैं अलग टाइप के, और ऐसे भी इस तरह के क्वेश्चंस को दे चुका है पहले। जैसे एक स्टेटमेंट है ये वाला, ये मैं आपको एक एडिशनल क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब आप मेरे को 6 क्वेश्चन में से बताइएगा आपका कितने आंसर्स आ रहा है। कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, किसने कहा? ये आंसर है लॉर्ड कर्जन, जो कि आपके क्या थे, वाइसरॉय थे 1899 से 1905 तक। तो इन्होंने पार्टीशन किया, बाल में तेल लगाते थे, चिपका के रखते थे ये बाल, मैं भी रखता था बहुत टाइम तक बाल चिपका के, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, तेल मत लगाइए तो ठीक लगता है बाल। इनको भी रियलाइजेशन करवाना चाहिए था। अभी जैसे ये स्टेटमेंट आप देखोगे अगर, तो आपको लगेगा कि कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो ये होता है, कुछ लोग करते हैं इस तरह की बातें। आप मान लीजिए कुछ लोग होंगे जो रिलीजियस डिवाइड क्रिएट करेंगे, और फिर एक दो स्टेटमेंट दे देंगे कि नहीं नहीं इंडिया तो सिक्युलरिज्म फॉलो करता है, हम सबको मिलजुल के रहना होगा। तो ये सब बहुत ही रहती है बातें, लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं।
लास्ट क्वेश्चन आज का, फोकस, ट्राइब, रीजन, डंगरिया कांध, बाएगा, नीशी ट्राइब, ठीक है ना, क्या कितने पेयर सही हैं, पॉज कर लीजिएगा। डंगरिया कांध जो ट्राइब है, इसको डोंगरिया कांध भी बोलते हैं, अलग अलग स्पेलिंग अलग अलग जगह मिलेगा। ये उड़ीसा का ट्राइब है, नियामगिरी हिल्स में रहते हैं, ठीक है। ये न्यूज में थे जब वेदांता वहां पे माइनिंग करने आया था, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। बाइगा जो ट्राइब है ये सेंट्रल इंडिया का, नीशी अरुणाचल प्रदेश का। दैट मीन्स एक भी सही नहीं है और आंसर क्या है, नन, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे ये जो लोग आप देख रहे हैं ये डोंगरिया कांध ट्राइब से हैं। अब आपको ना 2001 सेंसस के हिसाब से यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन परसेंटेज मिल रहा है। जैसे मिजोरम में अराउंड 94.5% पॉपुलेशन ट्राइबल है, मणिपुर में 34.2 ही क्यों है, नागालैंड में 89.1। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इस तरह से इसको एक बार चेक कीजिएगा। आपका एक और होमवर्क है कि मैंने तो आपको 2001 सेंसस का दिखाया, आप 2011 सेंसस का डेटा निकालो ट्राइबल परसेंटेज पॉपुलेशन का और चेक करो कि कोई वेरिएशन है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन से, ट्राइब से, उनके फेस्टिवल से कितने क्वेश्चंस आते हैं। उड़ीसा में मैक्सिमम पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो रेडी रहिए, ठीक है। अभी हमने एनसीईआरटी की कुछ बातें की। अभी ये तो हम जैसे मान लो मैं आपसे वीक में एक बार मिलता हूं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी का ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें क्या होगा कि मैं 6 से 12 तक की एनसीईआरटी लूंगा, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी लूंगा, प्री पर्सपेक्टिव, मेंस पर्सपेक्टिव, हर पर्सपेक्टिव देखेंगे। ये तो सिर्फ मैं हिस्ट्री नहीं लूंगा, फिर उसके बाद ज्योग्राफी में श्रद्धा मैम आएंगी, आयुष सर, अरविंद सर, सब अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेंगे, जो इंपॉर्टेंट एरियाज उसको कवर करेंगे। और इसमें क्या है कि कोर्स वैलिडिटी 2 साल तक की है, जितने बार आपको मन करे देखिए, अनलिमिटेड वॉच टाइम है और डाउट सेशंस भी आपका रिजॉल्व होगा, मेंटर सपोर्ट भी है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस तो बनाना है, होता है ना, और बेस आपका एनसीईआरटी से ही बनेगा। बहुत लोग है कि सर 5 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए, अरे 0 क्वेश्चन भी अगर आए यूपीएससी में, फिर भी बेस तो बनाओगे ना, यहीं से तो स्टार्ट करोगे चीजों को, तभी तो आगे चीजें समझ में आएंगी। तो अगर आपको अच्छा लगे, आप यहाँ पे ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप शुभ कोड मत यूज कीजिएगा मेरा, क्योंकि तब तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपको एनसीईआरटी 15 कोड यूज कीजिएगा तो 15% मिल जाएगा। सो दैट्स इट, हो गया। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपने मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और जो भी आंसर आए, जो भी आपके जितना भी आपने सही किया हो, प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जान के कि कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने लोग सिंसियर हैं। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून, बाय बाय।